दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हिंदी का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें दोस्तों। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या क्या है, भाषा व्याकरण की विधि क्या क्या है और बहुभाषिकता संसाधन के रूप में कैसे काम करती है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लेलिस्ट में जाके सीटेट का फुल कंप्लीटेड कोर्स देखना ना भूले। फुल कंप्लीटेड कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरा का पूरा ऑल कंप्लीटेड कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं दोस्तों आज का चैप्टर, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, भाषा व्याकरण में व्याकरण क्यों ज़रूरत होता है बच्चों के लिए, इससे क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करने के लिए व्याकरण जरूरी है। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, इसके लिए व्याकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चे के चारों कौशल, इन द सेंस चारों कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इसका विकास होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण का मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक होते हैं। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकयुक्ति का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनमें लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं व्याकरण और कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। यह छात्रों में गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि का प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण विधि को शुद्ध सूक्ति, लोकयुक्ति, मुहावरे आदि अर्थ निकालने का योग्य बनाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्याकरण की विधि क्या क्या है। जी हाँ, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। व्याकरण की विधि, आगमन विधि। जी हाँ, आगमन विधि, इस विधि में अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। जी हाँ, आगमन है दोस्तों। इसका एक ट्रिक भी है, अगर आपको याद नहीं रहे, आप ऐसे आ लिखते हैं, आ के आगे क्या है, आ लिखने से पहले उ हो जाता है, यानी कि उदाहरण। जिस जगह पहले उदाहरण से शुरू करते हैं और उदाहरण से शुरू करके नियम बनाते हैं, उसे हम आगमन विधि कहते हैं। और निगमन विधि में क्या है, पहले नौ आता है, नौ से होता है नियम। जिस जगह पे हम पहले नियम बनाते हैं उस जगह उसके बाद उदाहरण देते हैं, उसे हम कहते हैं निगमन विधि। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि क्या है, इस विधि में अनुभवों, उदाहरण तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष उदाहरण करके नियम बनाए जाते हैं। ये शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है। जी हाँ, छात्र केंद्रित पद्धति कौन सा हमारा है, आगमन विधि, क्योंकि उसमें पहले उदाहरण, प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखा करके हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जो छात्रों को कर कर सीखने पे जोर देती है। दोस्तों ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, कर कर सीखना, इस पे जोर देती है। और आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। जी हाँ, अब इससे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। छात्र केंद्रित विधि कौन सा है, आगमन विधि। करके सीखने का विधि कौन सा है, आगमन विधि। मनोवैज्ञानिक विधि कौन सा है, तो आगमन विधि। जी हाँ दोस्तों, इस विधि में कुछ शिक्षण, इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का, इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आप अगर उदाहरण देंगे ही तो कुछ चीज़ तो आपके पास ज्ञात ही होगा, प्रत्यक्ष कुछ चीज़ें आपके पास रखी होगी। सरल से कठिन की ओर। जी हाँ, क्योंकि आप किसी को पढ़ा रहे हो एप्पल, तो आप हाथ में एप्पल लेके एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हो। सरल से कठिन। मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष मतलब मूर्त चीज़ है आपके साथ है, मूर्त चीज़ कलेक्ट करके उसी के थ्रू आप अमूर्त चीज़ों की ओर जाते हो। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सम्मान से विशिष्ट की ओर यह विधि काम करती है। जी हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि, इस विधि में विद्यार्थियों को पहले नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, जहाँ पे निगमन याद रखिएगा, नौ होता है ना, निगमन, नौ
निगमन नौ नी से निगमन, नी से नियम, जहाँ नौ आ गया वहाँ पे पहले नियम होगा। जी हाँ, इस विधि में क्या है दोस्तों, निगमन विधि में पहले नियम को हम लोग स्टूडेंट के सामने रखते हैं। इस पद्धति में विद्यार्थी को पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों का एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं, याद रखेंगे। बाल केंद्रित विधि कौन सा था हमारा, बाल केंद्रित विधि था जो उदाहरण से पहले उदाहरण था और उसके बाद नियम था, लेकिन पहले नियम बाद में उदाहरण, इस विधि को कहते हैं शिक्षक केंद्रित विधि, यानी कि निगमन विधि को हम शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाते हैं। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से अज्ञात की ओर, जी सॉरी मिसप्रिंट है यहाँ पे, अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा यहाँ पे, अमूर्त से मूर्त की ओर, उसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे जो नियम बता रहे अज्ञात चीज़ है, पहले नियम बताते हैं, फिर जैसे कि कोई मैथ में होता है, पहले हम लोग नियम a² + b² - 2ab पहले हम लोगों को नियम बता दिया जाता है, उस पर अपन सेट करते हैं, फिर आंसर की ओर जाते हैं। यानी कि अज्ञात, पहले नियम क्या था, एक अज्ञात चीज़ था, उस पर फॉर्मूला सेट करके हम ज्ञात करते हैं। अमूर्त से मूर्त, दिखता अप्रत्यक्ष चीज़ों से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। निगमन विधि 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, आप इसे देखें। अगर हम कहें बाल केंद्रित विधि कौन सा है तो आगमन विधि, शिक्षक केंद्रित विधि कौन सा है तो निगमन विधि। उदाहरण पहले किस में देते हैं, उदाहरण उदाहरण, आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम, और निगमन में पहले नियम बाद में उदाहरण। अब आगे बढ़ते दोस्तों, अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। जी हाँ, बालक नकल करके, देख के, अनुकरण करके कैसे क्या हो रहा है ऐसे सीखते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। जी हाँ, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसके अनुसरण करते हैं। जी हाँ, वाचन, जैसे कि आप देखते होंगे क्लास में हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, जस्ट लाइक इसका नकल करके बच्चे सीख रहे होते हैं। थर्ड दोस्तों क्या है, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर 1 to 5 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो व्याख्यान विधि आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स में आता है, और अगर आप 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो व्याख्यान विधि आपके लिए चल सकता है। प्राइमरी में व्याख्यान होता ही नहीं है 1 to 5 में, ये आपको मैं नोट करा रहा हूँ। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि में शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। सबसे प्राचीन, लोग वहाँ पे गुरुजी होते थे, प्राचीन विधि है, गुरुजी होते थे, शिष्य बैठते थे और अपना कहानी टाइप से वो उनको शिक्षा देते थे। ये काफ़ी प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षण की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना गया। ये भी शिक्षक केंद्रित ही है क्योंकि इसमें शिक्षक सेंटर में होता था, शिक्षक बीच में होते थे और बोलते थे। इसे व्याख्यान विधि, जैसे हम लोग कोई इतिहास पढ़ाना हो तो इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता था इतना साल पहले मिट्टी के नीचे, और इतना बड़ा बाथिंग टब, ETC बला बला बला, ये हम लोग करते हैं। व्याख्यान विधि ये भी एक शिक्षक केंद्रित विधि है। भाषा ससंग विधि, भाषा ससर्ग विधि यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा ससर्ग विधि, इस विधि में रचना के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। रचना के माध्यम से प्राथमिक कक्षाएं हेतु ये विधि कम में ली जाती है, ये प्राथमिक में मतलब यूजेज उतना नहीं है। इस विधि द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण की ज्ञान दिया जाता है, इसे हम कहते हैं भाषा ससर्ग विधि। अब दोस्तों देखते हैं कि बहुभाषिकता क्या है और ये संसाधन के रूप में कैसे काम करती है। बहुभाषिकता कक्षा में बहुभाषिकता संसाधन के रूप में है, ये एक टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। बहुभाषिकता एक संसाधन है, बाधक कभी नहीं है। बहुभाषिकता इन द सेंस क्या, आपके क्लासरूम में मल्टी लैंग्वेज के बच्चे, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई उड़िया, कोई असमीज, हर तरीके के बच्चे, हर लैंग्वेजेस के बच्चे होंगे, उसे कहते हैं बहुभाषिकता। इसके बारे में देखते हैं, इसके क्या पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव है, इसे हमें पॉजिटिव लेना है, हमेशा याद रखेंगे। ये जहाँ भी आ गए वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करता है। जी हाँ, अब
बताइए कोई पंजाबी है और कोई आसामीज़ है, आसामी से कुछ भाषा को सीख रहा है तो उसके शब्द भंडार में तो वृद्धि होगा ही। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं। जी हाँ, मदर टंग में बच्चा अपना फीलिंग्स, इमोशन को व्यक्त कर सकता है, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। मौखिक कौशल का विकास होता है दोस्तों मदर टंग से। बहुभाषिकता का गुण बच्चे में रचनात्मक विकास करने में सहायक है। जी हाँ, अगर कोई बच्चा 2, 3, 4, 5 लैंग्वेज जानता है या सुन सकता है, समझ सकता है, तो उसके अंदर रचनात्मक विकास भी ज़्यादा होगा। ये बहुभाषिकता का हमें संसाधन है। अब आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करके सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरे के भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीखता है। इन द सेंस यह कहने का मतलब ये है, विभिन्न संस्कृति, एक एग्जांपल देते, पंजाबी, असमीज़, बंगाली, 2, 3, 4 लैंग्वेजेस के बच्चे हैं वहाँ पे, तो बच्चे एक दूसरे को खुद, एक तो सबका भाषा का असम्मान किसी का नहीं हो रहा। पंजाबी पंजाबी के तरीके से बोल रहा है, बंगाली बंगाली के तरीके से बोल रहा है, सबका अपना मातृभाषा का रिस्पेक्ट वहाँ पे सम्मान मिल रहा है और दूसरे के भाषा का भी सम्मान मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बंगाली पंजाबी को नहीं सुन रहा है, और उनको उनकी संस्कृति का जो सम्मान है वो भी हो रहा है कि पंजाबी का जो कल्चर्स है या बंगाली का जो कल्चर्स है वो उन्नत हो रहा है वहाँ पे। देखते सेकेंड, बहुभाषिकता क्षमता, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसीलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, बहुभाषिकता संसाधन में वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, ब्रॉड थिंकिंग, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ाता है। अलग अलग, जी हाँ, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चे के शब्द व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ, ये एक क्वेश्चन है, बच्चे के उच्चारण में भिन्नता क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पे किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। बच्चे की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग संसाधन के रूप में लेंगे बहुभाषिकता को। अब इस बात के प्रमाण भी मिले हैं, द्विभाषी बच्चे की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चे के तुलना में अच्छा होता है। जी हाँ, जो मल्टी लैंग्वेज बच्चे होते हैं अन्य के तुलना में उनका जो विचार करने की जो शक्ति होती है वो अच्छा होता है। अब देखते कक्षा में बहुभाषिकता एक चुनौती किस तरह से है, ये भी देख लेते हैं। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में है, वो कैसे है दोस्तों, इसे हम अभी डिफाइन करते हैं। बहुभाषिकता एक चुनौती है कक्ष में। जी हाँ, कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में बच्चे पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। जी हाँ, अब भारत एक बहुभाषी देश है, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषा का छात्रों का प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई असमीज़ है और वो उत्तर प्रदेश आ गया, तो अब जो क्षेत्र का जो उत्तर प्रदेश का लैंग्वेज है वो हिंदी होगा, बच्चा था आसाम का, वो असमीज़ बोल रहा होगा, तो उस भाषाओं का तो प्रभाव पड़ेगा ही। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने में चुनौती भी है। अब देखिए, अब असमीज़ लड़का था, यूपी में आ गया, अब उसे हिंदी और इस तरह का इसमें उसे डेवलप करना एक चुनौती भी है। भाषाई विविधता के कारण छात्रों में भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है बहुभाषिकता, इसमें हिंदी, नेपाली, मराठी, कन्नड़, पता नहीं कितने मल्टी लैंग्वेज हैं। अब देखते हैं शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। शिक्षक के लिए क्या है, यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो वो शिक्षक वो भाषा नहीं जानता है जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती है।
भाषा के प्रति बच्चे की रुचि और योग्यता का अभाव। जी हाँ, भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह भी है छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी पाया जाता है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों को भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। अब पता, एक क्लास में अगर लिमिट है 40 बच्चे या 50 बच्चे या 100 बच्चे, वहाँ पे अगर 200 बच्चे होंगे तो फिर कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं टीचर्स। अध्ययन सामग्री की कमी। जी हाँ, भाषा विविधता में हमें टीएलएम की कमी है। भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी है। अगर टीएलएम नहीं होगा तो बच्चे को हम भाषा डेवलप कैसे कराएंगे। जी हाँ, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे भाषा कौशल। आगे क्या है भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है? सबसे पहला भाषा के 4 कौशल है। एक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। भाषा का जो प्रथम चरण है वो है लिसनिंग, श्रवण। कोई व्यक्ति अगर सुन नहीं पाएगा तो वो बोल नहीं पाएगा। श्रवण और स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, लिखना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। जी हाँ, अब यहाँ से एक चीज़ और आएगा कि भाषा में अपना अभिव्यक्तात्मक पक्ष कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक पक्ष, जिससे आप कोई चीज़ को ज़या कर सकते एक दूसरे को। जी हाँ दोस्तों, ये जो है अभिव्यक्ति पक्ष है हमारा स्पीकिंग और राइटिंग। हम बोल के बोलना और लिखना, ये अभिव्यक्तात्मक पक्ष है, हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक सवाल आता है कि ग्रहणात्मक, जिससे आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं, वो होता है हमारा लिसनिंग और रीडिंग। सुन के और पढ़ के हम कोई चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चंस बार बार सीटेट में रिपीटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया। आगे आप देखते हैं दोस्तों, भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण यानी कि गेट टुगेदर स्थापित करने के लिए वह बोलना या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जी हाँ, पढ़कर या सुनकर ग्रहण, मैंने क्या कहा था, ग्रहण कैसे करेंगे हम? सुन के और बोल के। इस भाषा के 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जो अभिव्यक्ति, जैसे बोलना और लिखना, इससे हम अभिव्यक्ति अपना फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं। इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के 2 ही ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना। ग्रहण कैसे करेंगे हम? सुन के और पढ़ के। इन दोनों माध्यम से हम दूसरे के विचारों को, उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही भाषा कौशल कहते हैं। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंत संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे। चारों चीज़ें, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये अंत संबंधित है। जब तक सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। ये अंत संबंधित है चारों कौशल। नेक्स्ट, भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। जी हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टैगवर्ड है दोस्तों। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले सुनेगा, पहले सुनते सुनते फिर, ऐसा नहीं है। एक क्रम में नहीं सीखे जाते, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जी हाँ, बच्चा सुन रहा है तो जो सुन रहा है वही बोलना शुरू कर देता है, और उसके बाद वो पढ़ना शुरू कर देता है, फिर वो लिखना शुरू कर देता है। जी हाँ, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीख जाता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी वो सीख जाता है। जी हाँ, भाषा कौशल को 4 प्रकारों से विभाजित किया गया है। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की कौशल। जी हाँ, श्रवण कौशल इन द सेंस किसी भी चीज़ का मीनिंग समझना ही, अर्थ ग्रहण करना ही, सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही हम श्रवण कौशल कहते हैं। बातचीत या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। अच्छा, हमेशा याद रखेंगे, पढ़ने का अर्थ ही है
कोई भी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब ही अर्थ ग्रहण करना। लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने की कौशल को ही हम लेखन कौशल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं श्रवण कौशल और वाचन कौशल, पठन कौशल, इसके बारे में। श्रवण कौशल यानी कि सुनना। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ, जी हाँ अर्थ है, मैंने क्या कहा अर्थ, जहाँ पे अर्थ आ जाए, अर्थ उसी प्रकार का ग्रहण करना जिस प्रकार का वो बात अभिव्यक्ति की जा रही है, वो श्रवण कौशल कहलाता है। कि कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसका अर्थ क्या है। और भाषा में अर्थ, बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के अंदर कि बच्चे को भाषा का ये कराने से क्या बेनिफिट है या किस तरह से, तो अर्थ का निर्माण। वाचन कौशल, वाचन कौशल क्या है दोस्तों, सॉरी, वाचन कौशल, जी हाँ श्रवण हो गया। वाचन कौशल अपनी बात या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट या अभिव्यक्ति करना ही वाचन या बोलना एक कौशल है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाता है जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्ति करें कि सुनने वाला हमारी बातों को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो। ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। मैंने वाचन कौशल बोले कैसे कि सामने वाला हमसे अट्रैक्ट हो, सामने वाला हमारी बातों को समझे और उद्देश्य की प्राप्ति हो। पठन कौशल क्या, पढ़ना। अब देखिए पठन कौशल किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ ग्रहण करना। जी हाँ, किसी विषय को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसमें क्या है, उसका अर्थ, माने उसका मीनिंग्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ें उसमें है, वो जब तक हम ग्रहण करना ही हमारा मेन टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि जो बुक्स हम रीड कर रहे हैं, सुनने से ज़्यादा रीड करते तो हमारा ज्ञान स्थायी होता है। अब सस्वर पठन और मौन पठन, पठन में भी दो चीज़ है, सशन पठन और मौन पठन। सस्वर पठन क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दो पिक रखा है, आप देख सकते हैं। एक है क्या, जो बच्चे उच्चारण करके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सस्वर पठन है। और मौन, जिसमें आवाज़ स्वर के साथ। मौन पठन क्या है, साइलेंटली रीडिंग, जो साइलेंटली जैसे बड़े हम लोग जैसे रीड करते हैं, बुक्स ले लिए हम लोग और हम लोग रीड करते हैं साइलेंटली। अब देखते हैं लेखन कौशल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेखन कौशल यानी कि लिखना, अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है, इसमें वक्तव्य की शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अब जैसे देखिए, बोलने में तो हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे भी बोलते हैं, लेकिन लिखने में क्या, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर भी कर रहे हैं। और भाषा की शुद्धता, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन आप लिखते हो स्कूल में, सेवा में श्रीमान ये विषय आपका आभारी बना रहूँगा, इस तरह का आप एक फॉर्मल टाइप का लिखते हो ताकि सामने वाले के ऊपर एक प्रभाव पड़े। इसमें वक्तव्य शुद्धता अत्यधिक महत्व दिया जाता है लेखन कौशल में। अब देखते हैं दोस्तों रीडिंग कौशल। रीडिंग कौशल के दो इम्पोर्टेंट 3 से 4 पॉइंट है रीडिंग के प्रकार। एक होता है इस बार से बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछा जा रहा है, ये रीडिंग में स्किमिंग क्या है दोस्तों, जब पाठक पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है। यह प्रक्रिया इसमें स्किमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल स्किप करना, मतलब आप क्या करते हो कि उसका हेडिंग सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर का देखते हैं और जो इंटरेस्टेड होता है फिर उसमें जाके अपन पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं स्किप करना। उसको कहते हैं स्किमिंग, स्किमिंग इन द सेंस स्किप करना। आप हर चीज़ को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हो, पहले न्यूज़पेपर को हम पहले हेडलाइंस को देखते हैं। अब एक होता है स्कैनिंग, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार करता है। अब उसी मान लीजिए न्यूज़पेपर में ही किसी को शादी करना है तो वो लास्ट एंड ऑफ पेज मैट्रिमोनियल साइड में जाके चेक करेगा, या किसी को कोई बिजनेस न्यूज़ चाहिए तो लास्ट में जाके व्यापार टाइप का वो न्यूज़ देखेगा, फ्रंट पेज को नहीं देखेगा। उसको कहते हैं स्कैनिंग। वो स्कैन कर रहा होता है, जिनको जो चीज़ चाहिए होता है वहाँ पे जाके वो ढूंढ रहा होता है।
एक होता है गहरी पढ़ाई, गहन पठन। गहन पठन में बारीकी से समय लेकर पढ़ा जाता है, या पाठक प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। जी हाँ, जैसे साहित्य में होते हैं वो काफ़ी टफ लैंग्वेजेस होता है, वो गहन पठन है, बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उनका मतलब समझते हैं, उनका अर्थ क्या है, कवि ने क्या कहा, कवि ने क्या कहा, कवि क्या कहना चाहता है, इस तरह का जो गहरी पढ़ाई होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट अतिशय। अतिशय अभ्यास, यह पठन धारा प्रभाव पर अधिक जोर देता है, सटीकता पे कम। अतिशय अभ्यास इन द सेंस धारा के साथ बोलना। जैसे हम लोग मानिए कोई चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, उसमें सटीकता पे कम ध्यान दिया जाता है, बच्चे कितना सटीक बोल रहे हैं, लेकिन एक पठन का धारा प्रभाव, एक लय होना चाहिए, इसी पे डिफाइन करना की बात हो रही है। अब देखते हैं लेखन का प्रक्रिया उपागम। जी हाँ, अब लेखन का प्रक्रिया उपागम बच्चे में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायता करते हैं। इसमें क्या है, इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए, जी क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल का उसमें दक्ष हासिल करते हैं। एक सिस्टमेटिक ढंग से लेखन कौशल में वो एक्सपर्ट बनते हैं। इसको लेखन के द्वारा लिखना, जी हाँ, इसके लिखने के द्वारा लिखना सीखना कहा गया है, लेखन का उपागम को। जी हाँ, लेखन के द्वारा। अब देखते दोस्तों, यहाँ पे कुछ BICS ने इसके का क्या एक्सप्लेन किया गया है, बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। जी हाँ, BICS ये इसमें क्या, बेसिक इंस्पिरेशनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, इसमें क्या है, डेली यूज़ में आने वाले लैंग्वेज होते हैं BICS में। जैसे डेली जो हम लोग डेली रूटीन्स में हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं, उसके बारे में। एक है CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज। ये क्या है, ये फॉर्मल लैंग्वेज होता है, ये स्कूल में चलती है। अब देखिए, एक इनफॉर्मल है तो BICS के इनफॉर्मल जो हम लोग हैं, एक और फॉर्मल औपचारिक अनौपचारिक, इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब देखते भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसे करेंगे आप। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। जी हाँ, भाषा शिक्षण में आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चे की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। जी हाँ, मतलब सीखने सिखाने के दौरान बच्चा कहाँ तक क्या डेवलप किया है, वो उसको चेक करना ही मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। जी हाँ, मूल्यांकन हमारा पठन पाठन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं निरंतर सतत व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चे की क्षमता और अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना। जी हाँ, आकलन करना एब्जॉर्वेशन या मूल्यांकन करना इवोल्यूशन, दोनों का एक ही चीज़ है कि बच्चे को देखना कि वो कहाँ तक क्या डेवलप किया है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे क्या कैसे सीख रहा है, किस लिए, एवोल्यूशन के लिए, मूल्यांकन के लिए। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। माने मूल्यांकन के नीचे आकलन आ जाएगा। माने आकलन एक ऐसा चीज़ है जो मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन का एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मतलब आकलन बहुत छोटा, एब्जॉर्प्शन बहुत छोटा चीज़ है मूल्यांकन के सामने, क्योंकि मूल्यांकन में वो बहुत व्यापक होता है, काफ़ी बड़ा होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन इसे कहते हैं। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। पहले आप आकलन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं? बच्चे के अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना कि उसके व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए, बालकों की योग्यता, कुशलता और रुचि आदि का पता लगाने के लिए उसके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। जी हाँ, अब बच्चे क्या इंटरेस्ट ले रहा है, कैसे क्या है, क्या उसके अंदर डिमेरिट है, उसके लिए कैसे किस टेक्निक का, किस TLM का हम यूज़ करें, यही है। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। मतलब अध्ययन मतलब स्टूडेंट और अध्यापन मतलब स्टूडेंट मतलब छात्र और टीचर्स दोनों को ही हम लोग माप सकते हैं कि किस में क्या डेवलपमेंट है, किस में क्या चीज़ें, क्या सुधार करना है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हो रहा है उसको देखना, बालकों का चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास
निरंतर गति प्रदान करना। उपचारात्मक शिक्षा इन द सेंस क्या है कि हम उससे निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक में हम समस्या को खोजते हैं, दूसरे में उसको समस्या को फिनिश करते हैं, जी हाँ, उसका निदान करते हैं। उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे, आगे रीड करेंगे, बने रहे हमारे साथ। अब क्या है, आगे विद्यार्थियों को सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाई को दूर किया जाता है। मूल्यांकन करके जो भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। बच्चे के अधिगम में होने वाली कठिनाई का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। जी हाँ, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी एक प्लानिंग करना ही यह हम कह सकते हैं। अब देखिए मूल्यांकन का महत्व क्या है। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक है। मैंने क्या क्या उद्देश्य है, उसकी गोल, टारगेट, अचीवमेंट, वो हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। बच्चे को अध्ययन की ओर आकर्षित करते हैं। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई के लिए हम लोग डेवलप करते हैं। बच्चे की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। बच्चे कहाँ पे क्या त्रुटि कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बच्चे की प्रगति में सहायक, डेवलपमेंट में सहायक है। शैक्षिक या व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक, बच्चे आगे जाके उस लैंग्वेज में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर रहा है, आगे जाके क्या हो सकता है, इसमें मार्गदर्शन में एक सहायक होता है हमारा। अब देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार, यहीं पे है ये, हाँ, निदानात्मक, जी यहीं पे मिल जाएंगे मूल्यांकन के प्रकार। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं और उसका मीनिंग्स क्या है। देखिए मूल्यांकन के प्रकार, एक होता है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये देखिए, बच्चे की लगातार प्रतिपुष्टि, फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन की सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन अध्यापक पढ़ाते समय ही जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान को कितना अर्जित किया। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से ही किया जाता है। जस्ट लाइक टीचर्स क्लास में आया, कोई चीज़ को पढ़ा रहा होता है, पढ़ाते पढ़ाते ही टीचर्स स्टूडेंट्स से काउंटर क्वेश्चंस या कोई एक्टिविटीज़ पूछता है, ताकि वो देखना चाहता है कि हमने जो पढ़ाया है स्टूडेंट ने कितना इसे एब्जॉर्व किया है, और जो पढ़ाने के दौरान ही चलता है उसे ही हम रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अब आगे देखते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक में क्या है, बच्चे को अधिगम, सीखने के दौरान होने वाली कठिनाई का पता लगाना। मैंने क्या कहा था, पता लगाना, और उन कठिनाई का कारण, सिर्फ कारण यहाँ पे ठीक नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कारण पता करेंगे। निदान में सिर्फ कारण का पता लगाना ही निदानात्मक है, यहाँ ठीक नहीं कर रही। ठीक हम लोग करेंगे उपचार में, उपचार केंद्र में ले जाकर ठीक करेंगे। याद रखेंगे, एक ट्रिक है। ठीक कहाँ पे लोग होते हैं, उपचार केंद्र में, उपचार केंद्र में होते हैं। निदानात्मक में क्या है, आप सिर्फ डायग्नोस, इसे डायग्नोस्टिक कहते हैं, अल्ट्रासाउंड जैसे होता है ना, देखते हैं पेट के अंदर कहाँ पे कितना बड़ा स्टोन है, तो निदान का मतलब है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसे ही कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। आप डायग्नोस करोगे, यहाँ सिर्फ कारण का पता लगाएंगे, हम सही नहीं करेंगे, एकदम सही नहीं करेंगे, सही आगे करेंगे उसे। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापक बच्चे से प्रश्न करता है, तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इन द सेंस पूरा, एक तो वहाँ पे क्या था, पढ़ाते पढ़ाते कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे क्या, पूरा पाठ कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं उनसे, बच्चे से। ये हमारा योगात्मक मूल्यांकन है। इसे बच्चे का भाषा आकलन करने का उचित तरीका, बच्चे में कैसे भाषा का आकलन करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं। बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, जी हाँ, भाषा का प्रयोग का अवसर, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। भाषा का अधिक विविध प्रयोग, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, बच्चे से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उससे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना। मैंने बच्चे से क्वेश्चंस पूछे, जो पढ़ाई किया उससे उसका प्रतिक्रिया क्या, रिस्पांस क्या मिला। बच्चे से उनके अपने अनुभव को लिखवाना। अब बच्चे से मैंने कह दिया, बेटा अभी पूजा हो रहा है, ठीक है, नवरात्रि कैसे क्या किया, अपने लिखो। वो अपने लैंग्वेज में लिखेगा, अपना भाव को प्रकट करेगा। सुनी गई कहानी को बच्चे से अपने शब्दों में लिखवाना। बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चा किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, कहाँ पे किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, उसका अवलोकन करना। बच्चे को चित्र वर्णन,
कोई पेंटिंग और प्रश्न पूछने का अवसर देना। चित्र वर्णन इन द सेंस कोई भी उन्होंने पिक दिखा दिया, उसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछना, मतलब वो जितना क्वेश्चंस पूछेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे पोर्टफोलियो, पूरा कंप्लीट करेंगे पोर्टफोलियो मैं करवा ही देता हूँ। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे का एक निश्चित अवधि में किया गया कामों का संग्रह कलेक्शन कहलाता है। एक फाइल है जिसमें पूरा बच्चे का क्या क्या उसने किया, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल्स उसके अंदर होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है कि उसका अचीवमेंट क्या था, डेवलपमेंट क्या था और क्या किस चीज़ में इसकी कमी है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत उसका कहाँ पे क्या, चाहे हो सकता है बच्चे को डिस्लेक्सिया है पढ़ने में या लिखने में, डिस्ग्राफिया है या क्या चीज़ें हैं, पारिवारिक शैक्षणिक पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उनके परिवार क्या चीज़ है, क्या पापा क्या करते हैं, इस तरह का शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि पोर्टफोलियो में होते हैं। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। पोर्टफोलियो हम किस लिए बनाते हैं, ताकि उसके लिए हमें उसका मूल्यांकन हमें करना आसान हो जाता है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग देखिए समग्र एवं सतत मूल्यांकन। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सीटेट का फुल कंप्लीटेड कोर्स जरूर देखिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपके साथ है, आपका अपना ही चैनल है, चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।